हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन योर यूट्यूब क्लास एंकर क्लासेस। तो आज इस क्लास के दौरान आप जानिएगा, आप सीखिएगा हैज़, शैल हैव टू, विल हैव टू के बारे में। इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इनका सेंस क्या होता है और इनके पहचान क्या होते हैं कि कहाँ सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर गवाए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ें तो सीरियस माइंड से नहीं पढ़ना है, इंग्लिश को एकदम गेमिंग की तरह लेना है। गेमिंग तरह माइंड कंसंट्रेट करके इंग्लिश को पढ़ना है। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। इनको माइंड में स्टोर करके रखना है, बस इसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बस आपके माइंड में ये छप जाएगा। और आज से हम स्टार्ट करेंगे वर्ड पावर से। वर्ड पावर का मतलब है कि वर्ड्स मीनिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, क्योंकि अगला जो लेसन स्टार्ट होने वाला है हमारा टॉपिक्स टेंस एंड वॉइस पढ़ेंगे, तो उसमें अक्सर V1, V2, V3 का यूज़ होगा। तो वर्ड पावर के साथ साथ हम V2, V3 के बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है उनका फॉर्म। यदि हम डेली 5 ही वर्ड पावर याद करेंगे तो हमारा महीना का 150 हो जाएगा मोटा मोटी। ठीक है, तो इसी तरह से आज से ही हम स्टार्ट करेंगे V1, V2, V3 के बारे में जानना। तो पहले फर्स्ट टाइम समझिए कि V1, V2, V3, V4 और V5 क्या होता है। जैसे कि V1 किसे कहते हैं, तो किसी भी मेन वर्ब को, जैसे खाना पीना, रहना, दौड़ना, किसी भी मेन वर्ब को V1 कहा जाता है। जैसे कि कम मतलब होता है आना, तो COM, कम। कम का जब V2 आप लिखिएगा तो कम, केम। और हाँ, इसका V1, V2, V3 का कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो इसको आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ होगा COME, CAME। और V3 जब होता है तो कम ही होता है, तो कम, केम, कम। और V4 के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, और V5 के लिए, क्योंकि V4 जब भी यूज़ होगा तो उसके साथ क्या आता है, लास्ट में ING जुड़ता है, और V5 में S या ES जुड़ा होता है। जैसे कि जब हम कम को देखेंगे तो V4 क्या होगा, कमिंग, COMING। और जो E होता है लास्ट में, I को लगने से E को हटा दिया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा कमिंग, COMING। और V5 जब इसको बनाइएगा तो कम्स हो जाएगा, COMES, क्योंकि यहाँ ES नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले से E ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो आप S का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से V1, V2, V3, V4 और V5 का टेंस एंड वॉइस में यूज़ किया जाता है, और भी टॉपिक्स हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। तो V4 के लिए आप याद रखिएगा कि जब भी कोई वर्ब आता है तो V4 में आप बनाने के लिए ING जोड़ दीजिएगा, प्लस ING कीजिएगा, और इसमें प्लस S या ES जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और V1, V2, V3 को आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम V1, V2, V3 को ही बताएंगे। आइए V1, V2, V3 को देखते हुए वर्ड पावर को याद करने के लिए कोशिश करते हैं, और हमारा डेली का 5 वर्ड पावर रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं वर्ड पावर। तो वर्ड पावर, अगर वर्ड पावर मैं इजी से 0 से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए आज से हम इजी से स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको याद हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं या लिख सकते हैं, लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। तो V1 देखेंगे पहले, और यहाँ लिखेंगे V2 और यहाँ V3। तो फर्स्ट हमारा क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट A से। तो एबाइड, ABIDE। एबाइड मतलब होता है पालन करना। आप मेरे साथ बोलिएगा, पालन करना यानी पोषण करना, किसी का देखभाल करना, पालन करना, बात सेम ही है। तो V2 होता है एबोर्ड, ABODE। V3 होता है एबोर्डेड, ABODE। तो एबाइड, एबोर्ड, एबोर्ड। और V3 को आप लिख सकते हैं एबाइडेड भी। जैसे ये एबाइड है, तो मेन आप देखिएगा V3 जब बनाया जाता है तो एबाइडेड, EN लगा करके एन करके ऐसे बनाए जाते हैं। तो एबाइड, एबोर्ड, एबोर्ड भी लिख सकते हैं, एबाइडेड भी लिख सकते हैं, ABIDED, एबाइडेड। ठीक है, सेकेंड हम वर्ड पावर देखेंगे। आपने फर्स्ट देखा एबाइड, एबाइड मतलब पालन करना या देखभाल करना।
सेकेंड देखेंगे एराइज, ARISE, एराइज मतलब उठना, अराइज मतलब उठना, एराइज, एरोज, AROSE, एराइजन, ARISEN। तो ऐसे ही याद कीजिएगा आप कि एराइज, एरोज, एराइजन, एराइज, एरोज, एराइजन। ठीक है। थर्ड हम वर्ड पावर देखेंगे, जैसे एवाक, AWAKE, एवाक मतलब जगना, जगना या जगाना, खुद जगना, खुद से जगना या किसी और भी पर्सन को जगाना, उसके लिए आप लिखिएगा एवाक। क्या? एवाक, एवाक। 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। एवाक मतलब जगना या जगाना, एवाक, एवॉक, AWOKE, एवाक, एवॉक। और V3 भी होता है एवॉक। ठीक है। थर्ड के बाद हम फोर्थ देखेंगे वर्ड पावर, जैसे एवॉइड, एवॉइड, AVOID, एवॉइड, एवॉइड मतलब दूर भागना, दूर भागना या बचना। किसी से बचना है या भागना है तो आप क्या कीजिएगा, उससे अवॉइड होइएगा, यानी दूर भागिएगा या बचिएगा उससे, तो उसके लिए सेंस आएगा एवॉइड, अवॉइड। और इसको V2 आप बनाइएगा तो ये बनेगा एवॉइडेड, AVOIDED। इसको बनाना नहीं है, आपको याद करना है। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो एवॉइडेड, एवॉइडेड, AVOIDED। इसका V2 और V3 सेम होता है। तो आपने देखा एवॉइड, एवॉइड मतलब दूर भागना या बचना, एवॉइडेड, एवॉइडेड। जब पांचवा मीनिंग देखिएगा वर्ड पावर, तो जैसे हम लेते हैं बी से बियर, BEAR। ऐसे बचपन में तो आपने देखा होगा बियर मतलब भालू होता है, तो यहाँ देखिएगा, लेकिन हम भी यानी वर्ब को पढ़ रहे हैं, V1, V2, V3, तो यहाँ नाउन और एडजेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि बियर का और भी सेंस होता है। तो बियर का सेंस होता है सहना या जन्म देना। तो यहाँ आप लिखिएगा सहना, बियर मतलब सहना या जन्म देना या पैदा करना, जन्म देना या पैदा करना, कुछ भी लिख सकते हैं, सेंस बस सेम होना चाहिए। बियर, बोर, बियर, बोर और बॉर्न, BORNE। तो इस तरह से आप 5 मीनिंग को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम टॉपिक 5E के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 5E के अंडर में आज हम क्या पढ़ेंगे, शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज़। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। टॉपिक 5E। ठीक है। टॉपिक 5E में हम पढ़ेंगे क्या, आज का SHALL, शैल हैव टू और विल हैव टू के बारे में। आपने बचपन में पढ़ा होगा शैल के बारे में, विल के बारे में, कि शैल और विल का प्रयोग लास्ट में यदि सेंटेंस में गी रहता है तो शैल और विल का यूज़ होता है। जैसे आई के साथ शैल का यूज़ होता है, आई के साथ शैल का यूज़ होता है, वी के साथ शैल का यूज़ होता है, यू मतलब तुम के साथ ही विल लगता है, ही, सी, इट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ विल का यूज़ होता है। तो इस तरह से मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इन सारे चीज़ों को, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, उन्हें आप देख करके समझ सकते हैं। तो आज हम यहाँ बात करेंगे शैल हैव टू, विल हैव टू के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा आप, इंट्रोडक्शन, कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है सेंटेंस में भाई। तो इसका इंट्रोडक्शन तो जानिएगा ना, इसका परिचय। तो शैल हैव टू का प्रयोग लिखिएगा आप, शैल हैव टू ऑब्लिक विल हैव टू का प्रयोग वाक्य में आने वाले समय का मतलब है भविष्य काल में, फ्यूचर एक्शन के लिए। आने वाले समय में बाध्यता या मजबूती, यानी कि बाध्यता और या मजबूती को आप लिख सकते हैं कंपल्जन, COMPULSION, कंपल्सन। ठीक है।
कंपल्जन मतलब होता है ज़रूरी, बाध्यता, मजबूती, किसी भी सेंटेंस में प्रेशराइज किया जाता है, लगता है कि हाँ भाई ये काम इम्पोर्टेंट है, तो उसको कंपल्जन बोला जाता है। आने वाले समय में बाध्यता या मजबूती यानी कंपल्जन के लिए किया जाता है, के लिए या को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखा आपने, इसका परिचय देखा। इसके बाद हम देखते हैं इसका रिकॉग्निशन मतलब पहचान। NITION रिकॉग्निशन। आपको ये वर्ड्स लेटर्स नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान, इसका मतलब होता है पहचान। पहचान कैसे करेंगे, तो यदि सेंटेंस के लास्ट में कोई भी वाक्य हो और उसके लास्ट में यदि पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे ऐसे रहे, तो आप जानिए कि वहाँ शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज़ करना है। तो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगी या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। यदि ये तीनों वर्ड्स ये सेंटेंस के लास्ट में रहे तो आप याद रखिएगा कि वहाँ शैल हैव टू का या विल हैव टू का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इसका आपने पहचान देखा। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसको बनाया जाता है दो तरीक़ों से, मतलब जितने भी अभी तक ने मैंने टॉपिक 5 D और C B जितने भी बताए हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि एक्टिव के साथ साथ उन्हें पैसिव भी बनाया जाता है। तो इसे भी हम एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर के दोनों तरीक़ों से देखेंगे, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक्टिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं इन्हें बना करके। तो एक्टिव यहाँ लिखिएगा आप, एक्टिव यानी कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में बताया जाता है, मैं बता दूं आपको कि कर्ता जो होता है क्लियर रूप से दिखाई नहीं देता है, हमें खुद से पहचान करना होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है खुद से कि भाई इसमें जो सब्जेक्ट है कौन है, कर्ता कौन है। और पैसिव में डायरेक्टली बताया जाता है कि इसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो एक्टिव में हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर क्या कौन सा देखेंगे, अफर्मेटिव, AFF यहाँ लिखिएगा अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। मतलब इसका मतलब यदि आप हिंदी भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सकारात्मक, सकारात्मक यानी कि सकारात्मक यानी कि सीधा। इसमें नोट क्या ऐसे इंट्रोगेटिव सेंस या नेगेटिव सेंस नहीं रहते हैं, सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसे सकारात्मक कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो है जैसे है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव टू ऑब्लिक का अर्थ होता है या और, तो विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, और इसके बाद V1 को रखा जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को O और D शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को नोट करने के बाद एग्जाम्पल आप देखिएगा तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह इस काम को करेगा। तो लास्ट में गागेगी है तो करेगा नहीं होगा, यहाँ उसे इस काम को करना पड़ेगा, ऐसे रहेगा, उसे इस काम को करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को जब आप पढ़िएगा तो लग रहा है कि कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई थोड़ा सा दबाव दे रहा है, तो उसे इस काम को करना पड़ेगा यानी कि ज़रूरी है करना। तो इसको आप इंग्लिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाइएगा। ये बनेगा कि ही या मेल है तो ही लगेगा, अगर उसे इस काम को करना
पढ़ेगी ऐसे रहता तो यहाँ सी का यूज़ होगा। तो ही के साथ क्या लगता है, विल हैव टू, तो आप लिखिएगा। और जब मैं आपको स्ट्रक्चर के बाद देता हूँ एग्जाम्पल, तो उन्हें आप खुद से बनाने के लिए ट्राई कीजिए, इसके बाद हमारे द्वारा बनाए गए सेंटेंस को मैच कीजिए। तो विल हैव टू, वी विल हैव टू डू मतलब करना इस काम को, डू दिस वर्क, उसे किसको करना पड़ेगा, तो इस काम को। तो इस काम को क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक। किसे या किसको, यानी कौन इस काम को करेगा, तो वह यानी उसे, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही मतलब उसे हुआ, और यहाँ ऑब्जेक्ट है V1 के बाद, तो हमारा V1 क्या हुआ, डू मतलब करना, और दिस वर्क किसको करना पड़ेगा, इस काम को, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। और इसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड नहीं। और विल हैव टू यहाँ क्या है आपका, वर्ब तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, जैसे राम को बाज़ार से किताब खरीदना पड़ेगा, यानी कि आने वाले समय में की बात की जा रही है। तो फिर क्या लगाइएगा आप, शैल हैव टू, विल हैव टू लगा करके इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा। तो ये बनेगा राम विल हैव टू, क्या करना पड़ेगा, खरीदना, टू बाई किसको, एक बुक को, तो बाई अ बुक कहाँ से, बाज़ार से, तो फ्रॉम मार्केट। आपको मैंने बताया है क्या, MARKET है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक पहले भी बताया है कि वर्ड कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखिएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, इसके बाद पीछे से सेंस समझते हुए उनका अंग्रेजी कर दिया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ से आप देखिएगा उसके अकॉर्डिंग भी, तो राम विल हैव टू, यानी कि राम को यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पड़ेगा, राम को विल हैव टू पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, विल हैव टू बाई, ठीक है। इसके बाद पीछे से कीजिएगा, तो किताब को, किसको, तो किताब को, तो अ बुक से, यानी बाज़ार से, सही तरीक़ों से अर्थपूर्ण को ही वर्ड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ से बाज़ार नहीं बोलिएगा, बाज़ार से, क्योंकि ये एक वर्ड के दौरान आएंगे। तो बाज़ार से, तो फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से आपने देखा पीछे से कैसे ये अरेंज हो रहा है। तो वर्ड कॉम्बिनेशन में मैंने बताया है वर्ड्स को, लंबे वर्ड्स ये जो होते हैं सेंटेंस होते हैं बड़े बड़े, उनको कैसे अरेंज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उन्हें भी आप जा कर के पीछे पढ़ लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल देखा, थर्ड एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाए कन्फ्यूजन। जैसे सीता को हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है आपका, सीता। तो यहाँ लिखिएगा सीता विल हैव टू, खाना बनाना का होता है कुक मतलब होता ही है खाना बनाना। कुक मतलब बनाना नहीं, केवल खाना बनाने के लिए ही कुक का यूज किया जाता है। तो सीता विल हैव टू कुक फूड यानी खाना बनाना, किसके लिए, तो हमारे लिए। तो टू अस, यहाँ सॉरी ऑब्जेक्ट के अर्थ में आ रहा है हमारा, यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव केस आपने पढ़ा होगा जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टॉपिक सेकंड में मैंने बताया है। तो उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव के दौरान मैंने बताया है सारे केस को, तो उसे भी आप जा कर के देखिएगा। मेरा सबसे मतलब मेन कहने का मतलब है कि यदि आपने पहले वाले वीडियो को हमारे नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के 12th इंग्लिश ग्रामर 25 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन में आता है तो उसी के नाम से बनाया गया है प्ले लिस्ट। तो उसमें आप जा कर के पीछे वाले जितने भी क्लास हैं उन्हें आप देख सकते हैं। सीता विल हैव टू कुक फूड, टू किसके लिए, तो हमारे लिए। तो हमारे लिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। तो वी का जब ऑब्जेक्टिव केस देखिएगा तो अस होता है, तो टू अस, इस तरह से आप इनका ट्रांसलेट कर लीजिएगा।
आइए नेगेटिव सेंस देखते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हम पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे और पैसिव सेंटेंस देखेंगे। तो जब इसको आप नेगेटिव यानी कि सकारात्मक से नकारात्मक बनाइएगा, लेकिन एक्टिव ही रहेगा, यानी कि एफर्मेटिव था, नेगेटिव होगा NEGATIV, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक नेगेटिव का अर्थ होता है। तो जब नकारात्मक बनाइएगा तो ये स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा और ये बनेगा कैसे? तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल लिखिए, यानी कि जब भी आप यूज कीजिएगा सेल या विल, दोनों में से किसी एक का यूज होगा। इसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट यहाँ नकारात्मक ये स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, नॉट, और नॉट के बाद हैव लगता है, +2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे उसे सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हिंदी नोट कर लीजिएगा और इसको खुद से बनाने के ट्राई कीजिएगा। और इस सेंटेंस के दौरान आपको कुछ नया हट करके नॉलेज मिलेगा कि इसमें देखिएगा कि वर्ब 2 है, जैसे कि एक काम हो रहा है खरीदने का और एक काम हो रहा है जाने का। तो ऐसे सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा, तो जो लास्ट में ये वर्ब होते हैं गा गेगी के साथ सटा हुआ, यानी कि जाना पड़ेगा, तो इसको मेन वर्ब आप मानिएगा। इसके बाद जो भी है सब्जी खरीदने के लिए, अगर जो भी काम करने के लिए, उसको अदर वर्ड में लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट, फिर शैल हैव, नॉट हैव, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं। तो ये बनेगा, तो ही विल नॉट हैव, या नॉट का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ नहीं है, तो नॉट हैव टू गो टू मार्केट, यानी बाज़ार, मार्केट किसके लिए? खरीदने के लिए सब्जी। तो यहाँ से पीछे से लिखिएगा, तो मार्केट टू गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल, VEGETABLE, ठीक है, वेजिटेबल मतलब सब्जी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा और इसको समझ लीजिए एक बार कि उसे सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ ही, तो ही हेल्पिंग वर्ब विल या शैल नॉट हैव टू का यूज़ होगा, तो विल हैव टू का यूज़ हुआ। और इसके बाद टू के बाद V1 लगाना है, तो V1 हमारा ये हुआ जाना, यानी जाने का काम हो रहा है पहले, इसके बाद ख़रीदा जा रहा है सब्जी को। ठीक, तो गो टू कहाँ? तो पीछे से हम करेंगे गो टू मार्केट, यानी बाज़ार के लिए नहीं, खरीदने के लिए। तो टू बाई कहाँ? तो सब्जी खरीदने के लिए ना, लास्ट हमारा क्या बचा? सब्जी, तो वेजिटेबल। सेकेंड एग्जांपल लेंगे, जैसे तुम लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा कि यू विल नॉट हैव टू। अब झूठ बोलना, यहाँ झूठ बोलना क्या है? एक ही वर्ड है, झूठ बोलना एक वर्ब है। तो यू विल नॉट हैव टू टेल अ लाई, टेल मतलब बोलना, अ लाई मतलब झूठ, LIE, टेल अ लाई। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखेंगे, जैसे तुम्हें घर जाना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप बनाइएगा कि यू
यू विल नॉट हैव टू, जाना पड़ेगा V1 है तो गो टू, कहाँ, घर यानी कि होम या हाउस, गो टू होम। तो तुम्हें घर जाना नहीं पड़ेगा तो यू विल नॉट हैव, ये जो है हैव है, यू विल नॉट हैव टू गो टू होम। इस तरह से आप नेगेटिव सेंस को स्ट्रक्चर लिख करके और ये सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो इन्हें मिटाते हैं हम। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो प्रश्नवाचक वाक्य आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस मतलब वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पहले कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सब ये आपको मालूम होगा कि प्रश्नवाचक में या क्या, क्यों, कैसे, मतलब प्रश्न ही केवल पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ लगता है उसे पहले लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा विल हैव था, और मेरा मोटिव है कि आपको सिखाना, ना कि इंग्लिश मैंने स्ट्रक्चर बताया कि इसे याद कर लीजिए भाई और इस पर प्रैक्टिस कीजिए बस हो गया, तो नहीं। आपका मेन मोटिव है मेरा कि आपको सिखाना कि ये कैसे कैसे होता है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो विल, शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नॉट है तो नॉट का यूज़ कीजिएगा क्योंकि प्रश्नवाचक में भी नॉट होता है। इसके बाद हैव, प्लस हैव के साथ टू लगेगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, वरना छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि क्या सीता को किताब खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या सीता को किताब खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा? तो यहाँ से आप बनाइएगा। तो सीता क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आप पहले वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, एक वीडियो मैंने बेसिक ऑफ ग्रामर है जो कि 2-4 मिनट का है, तो उन्हें आप जा कर के देख सकते हैं। तो क्या सीता के साथ क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ विल का यूज़ होगा। तो विल, और सब्जेक्ट कौन है? सीता, यानी कौन किताब खरीदने के लिए जा रही है? तो सीता। हैव, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट का यूज़ नहीं होगा। इसके बाद टू, और V1 क्या है? बाजार जाना, यानी कि जाया जा रहा है। गो, हैव टू गो टू, कहाँ? मार्केट, MARKET, मार्केट। टू बाई अ बुक। तो विल सीता हैव टू गो टू मार्केट टू बाई अ बुक। और यदि आप सीरियसली माइंड से नहीं पढ़ते हैं, गेमिंग की तरफ पढ़ते हैं, मतलब अच्छे से इन पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप स्पोकन के लिए भी रेडी हो सकते हैं। स्पोकन के लिए आपको अलग से कोई टारगेट नहीं करना है, आप इन्हें भी रीड करके स्पोकन कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि क्या मोहन को वहाँ क्या मोहन को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। चलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं इंट्रोगेटिव के साथ। तो क्या मोहन को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा? इसको आप बनाइएगा विल मोहन, नॉट है तो नॉट, इसके बाद हैव, और हैव के साथ टू लगता है तो टू, गो, कहाँ? तो वहाँ जाना पड़ेगा। गो देयर, THERE। ठीक है, इस तरह से आप सेकेंड एग्जाम्पल लिखिएगा। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे
उनको फुटबॉल क्यों खेलना पड़ेगा, तो यहाँ क्यों है, तो क्यों क्या है, इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड, तो यहाँ वाई होगा, और वाई के साथ उनको यानी कि दे, तो यहाँ क्या है, गागेगी, तो विल, दे विल, वाई विल दे। उसके बाद यहाँ क्या चीज़ कार्य हो रहा है, यानी भी आपका वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले मतलब खेलना, फुटबॉल FOOTBALL, ठीक है। तो वाई विल दे प्ले फुटबॉल, उनको फुटबॉल क्यों खेलना पड़ेगा। यहाँ आप हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, ठीक है। तो हमने एक्टिव सेंटेंस को देखा आपने, और आइए हम इन पर प्रैक्टिस करते हैं पैसिव सेंटेंस और पैसिव स्ट्रक्चर को बना करके। तो आप ध्यान दीजिएगा और इन्हें नोट कर लीजिए आप। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में मैं एक ही स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसी के आधार पर आप उसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना लीजिएगा, ठीक। तो आइए पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं हम। पैसिव स्ट्रक्चर में हम सभी को मिक्स कर देते हैं, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव को। तो पैसिव स्ट्रक्चर में बनेगा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है, आपको मालूम है, और विल है तो विल, या सेल है तो सेल, इन दोनों में से कोई एक, और नॉट है तो नॉट का यूज़ कीजिए, और हैव फिक्स है, टू भी फिक्स है, और टू के साथ क्या आता है, प्लस बी, क्योंकि ये पैसिव है, बी। इसके बाद V1 के स्थान पर V3 का यूज़ होगा, मैंने बताया था, और V3 के बाद बाई, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। यदि अदर वर्ड है तो लास्ट में प्लस आप अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आधार पर एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मोहन द्वारा तालाब में मछलियाँ पकड़ी जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में काम होने वाला है, और किसके द्वारा, तो मोहन द्वारा। तो मोहन द्वारा तालाब में मछलियाँ पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो इसको आप बनाइएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा, जहाँ सब्जेक्ट का अर्थ इंग्लिश लिखा जाता है वहाँ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के मीनिंग के बदले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको मैंने बताया है पहले कि ऑब्जेक्ट का यूज़ पहचान करने के लिए किसको से पहचान करते हैं, क्या से पहचान करते हैं, और सब्जेक्ट का पहचान कौन से या क्या से करते हैं। लेकिन क्या और कौन दोनों रहता है, तो हम कौन को प्राथमिकता देते हैं, प्राइमरी देते हैं। तो मोहन द्वारा तालाब में मछलियाँ पकड़ी जाएगी, तो किसको पकड़ी जाएगी या क्या पकड़ी जाएगी, तो मछलियाँ। दोनों के सेंस में हमारा मछलियाँ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट का यूज किया रहेंगे हम। तो मछलियाँ, तो द फिशेस FISHES, ये प्लूरल बनाया गया क्योंकि यहाँ एक से अधिक है मछलियाँ। तो द फिशेस विल हैव, और यहाँ हैव के बाद क्या लगाना है, टू, और पैसिव है तो बी प्लस, पकड़ना का होता है कैच, लेकिन कैच का V2 कैच का कॉट, और V3 कॉटिंग होता है, तो हमें V3 लिखना है यहाँ। तो कैच का होता है कॉट, तो COUGHT आपको दिख रहा होगा, तो कॉट। तो द फिशेस विल हैव टू बी कॉट, टू बी के बाद कॉट बाई, किसके द्वारा, यहाँ बाई लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बाई मोहन। तो यहाँ मोहन, बाई मोहन, कहाँ, तो तालाब में। इसके बाद अदर वर्ड के रूप में क्या है, तालाब में, तो इन द पॉन्ड,
पॉन्ड मतलब तालाब होता है, पॉन्ड मतलब तालाब। तो द फिशेज विल हैव टू बी कॉट बाय मोहन इन द फील्ड, सॉरी इन द पॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मेरे द्वारा कुछ किताबों को खरीदा जाना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये अफर्मेटिव है। मेरे द्वारा कुछ किताबों को खरीदा जाना पड़ेगा, इसी को नेगेटिव चलिए बनाते हैं, ऊपर वाला अफर्मेटिव था तो मेरे द्वारा कुछ किताबों को खरीदा जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, तो इसको नेगेटिव आप ये ट्रांसलेट कीजिएगा तो ये बनेगा मेरे द्वारा कुछ किताबों को खरीदा जाना नहीं पड़ेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट है किताबों को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा कुछ किताबों हैं, तो सम बुक्स विल यहाँ नहीं है तो लगेगा क्या, नॉट। इसके बाद हैव के साथ टू, और टू आया तो पैसिव बनाना है तो बी लगेगा। इसके बाद V3 यानी कि खरीदना का होता है BUY, बाई मतलब खरीदना, और V2 और V3 जब इसको हम देखते हैं V3 तो ये बनता है अबाउट, BOUGHT। तो इस तरह से आप याद करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। हैव टू बी बाउट, BOUGHT, बाउट बाई किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाई मी, क्योंकि आई मतलब मैं होता है और आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी होता है, और जो होता है आई माई मी, तो यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, मी होगा। तो सम बुक्स विल नॉट हैव टू, यहाँ नॉट लगा, यहाँ नहीं है तो नॉट हैव टू बाउट यानी कि खरीदा, बाउट बाई मी, मेरे द्वारा। ठीक है, यदि मार्केट में रहता है या कुछ और रहता है अदर वर्ड तो हम लास्ट में उसको लिख देते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे रहा कि रामू को शिक्षक द्वारा सजा दिया जाना पड़ेगा। तो जब इसको चलिए इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या यहाँ लगाते हैं हम क्या, तो थर्ड एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया क्या, कि क्या रामू को शिक्षक द्वारा सजा दिया जाना पड़ेगा। तो इसको आप बनाइएगा तो ये बनेगा। तो रामू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल, तो यहाँ हो जाएगा विल रामू हैव। यहाँ नॉट नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ नॉट का यूज़ नहीं किया, नहीं है तो यहाँ नॉट का यूज़ नहीं हुआ। तो विल रामू हैव टू बी, सज़ा देना का क्या होता है, पनिश, PUNISH, पनिश मतलब होता है सज़ा देना, और इसी को V3 अब बनाइएगा तो पनिश्ड लिखा जाता है, PUNISHED, ये क्या है, V3 है, पनिश का। तो टू बी पनिश्ड बाय किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा, तो बाय टीचर, TEACHER, बाय टीचर। इस तरह से आप इसका पैसिव बना सकते हैं। तो क्या बना कि क्या रामू को शिक्षक द्वारा सज़ा दिया जाना पड़ेगा, विल रामू हैव टू पनिश्ड बाय टीचर। यहाँ भी आप इंट्रोगेटिव मार्क लगाइएगा, इसको छोटे छोटे मिस्टेक को भूले नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और जहाँ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर या भैया हमें यहाँ कन्फ्यूज़न है, आप इस चीज़ को दोबारा रिपीट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से ही आते रहते हैं, क्योंकि जब मैं ऐसे वीडियो को अपलोड करूं, ऑनलाइन पढ़ाऊं, तो आपका पास नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ नया एक वीडियो डाला गया, आप उसे देख सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।